नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि में। मैं आज आपको एक इंटरव्यू सुनवाना चाहता हूं। दिल्ली के दो वरिष्ठ पत्रकार अ, कुमार श्रीकांत और विनोद कुमार, ये दो वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन्होंने मेरा एक इंटरव्यू लिया है और वो इंटरव्यू उन्होंने अपने चैनल पर चलाया। मैंने उनसे आग्रह किया था कि इसकी कॉपी हमें दे दीजिएगा, तो उस कॉपी के तहत मैं उस इंटरव्यू पर पंजाब विषय है, पंजाब की मूल समस्या क्या है, पंजाब कैसे यहाँ तक ग्रो करके पहुँचा, और ये जो पंजाब में समस्या है पंजाब सूबा को लेकर, और अमृतपाल सिंह आज का वहाँ हॉट इशू बना हुआ है, इससे पहले की भी जो समस्या है उन पर एक विस्तृत चर्चा हुई है। मुझे लगता है कि अगर आप उसको सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको समझ आएगा कि आखिर ये पीछे मामले क्या है। मैंने भरपूर प्रयास किया है कि उन विषयों को जो आज़ादी से पहले के हैं, जिसको हम ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब कहते हैं, उनमें कहाँ से समस्या शुरू हुई थी, मास्टर ताराचंद कौन थे, वहाँ कैसे ये उनके परिवार का नरसंहार किया गया था, और फिर पंजाब सूबे की डिमांड इधर आकर की गई थी, बाद में वो अकाली दल बना, और ये इन सभी विषयों पर मुझे लगता है कि आप उसको सुनेंगे तो अच्छा होगा। एक बार उस इंटरव्यू को सुनिए, फिर आपके कमेंट अगर आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत करता हूं सत्यपरक भारत के खास प्रोग्राम टॉक विद कुमार में। आज एक तरीके से देखा जाए तो खास मुलाकात वाला ही प्रोग्राम है, लेकिन आज चर्चा कर रहे हैं हम इंटरव्यू के बेस पर नहीं, लेकिन ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर खालिस्तान के पीछे की मानसिकता और ये जो K2 प्लान है पाकिस्तान का, उसके निहित निकल के अगर अमृतपाल आ रहा है, और अमृतपाल फरार है, गायब है, पुलिस ने अरेस्ट किया है, NIA उठा लाई है, ये जो तमाम शंकाएं और अलग अलग चीजें चल रही हैं मार्केट में, उसको समझने की कोशिश करेंगे, अलग अलग बिंदु को समझने की कोशिश करेंगे। और DK दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। DK दुबे जी से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर खालिस्तान क्या है, खालिस्तान को लेकर जो खबरें निकल रही हैं उसके निहितार्थ क्या हो सकते हैं, और मैं और विनोद जी समझने की कोशिश करेंगे, विनोद जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं DK दुबे जी से, कि आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है, किस तरीके से इसको देखा जाए। और ये अमृतपाल, ये व्यक्ति जो क्लीन सेव होकर, दाढ़ी फ्रेंच और वो मतलब वो रखकर, जो व्यक्ति टैक्सी चला रहा था, पैसे कमा रहा था, आखिर उसने अमृत कैसे चख लिया, इतनी जल्दी अमृत चख लिया, उसकी ट्रेनिंग कैसे होती है, सारी चीजें होती हैं। और अगर वो व्यक्ति फरार है, क्या उसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा रहा है, क्या NIA उठा ले गई है या पंजाब पुलिस उठा ले गई है, इस तमाम मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। विनोद जी और मैं, हम आपसे सवाल समझने की, पूछने का कार्य करेंगे। सबसे पहला सवाल, ये अमृतपाल है कहाँ दुबे जी, दिख नहीं रहा है। नहीं, ऐसा है कि आज चंडीगढ़ हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई थी। चंडीगढ़ हाई कोर्ट में अमृतपाल के एडवोकेट ने एक हैबियस कॉर्पस की पिटीशन डाली थी, उसकी सुनवाई ऑनरेबल हाई कोर्ट कर रहा था। तो हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस को नोटिस किया था। आज पंजाब पुलिस ने वो जो पुराने वीडियोस हैं, उसके भागने के तथ्य हैं, या जो जो उनकी साइंटिफिक एविडेंसेस चल रहे थे, या जो ट्रैकिंग चल रही है, वो सब हाई कोर्ट को दिखाई, और दिखाने के बाद उन्होंने कहा कि सब भाग गया है। हाई कोर्ट ने हालांकि पंजाब पुलिस को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि भाई तुम्हारे पास 80,000 लोग हैं, 4 दिन से प्लान बनाए बैठे हो, सिस्टमेटिक तरीके से पकड़ने के लिए आपने प्लान बनाया है, हमको प्लान बता रहे हो, तो ये 80,000 लोग तुम्हारे कर क्या रहे हैं। लेकिन इसमें अच्छी बात मालूम क्या है, वो बात यह है कि गए थे तो हैबियस कॉर्पस के लिए, लेकिन हाईकोर्ट ने कमेंट किया कि भैया G20 का सम्मेलन होने वाला है और ऐसे दुर्दांत लोग घूम रहे हैं, आप पकड़ नहीं पा रहे हैं, आप कैसी पुलिस हैं, आप कैसे सुरक्षा करेंगे। तो इससे साफ हो गया कि ना ही वो इस समय किसी सुरक्षा एजेंसी के कब्जे में है और ना ही वो पुलिस के कब्जे में है। वो अंडरग्राउंड है, भाग गया है। हालांकि नाकाबंदी चारों ओर से हो गई है, और वो जो करने आया था, हमें लगता है कि उसने वो कर लिया है। वो अब बहुत कुछ करने को उसको बचा नहीं है। अब तो इसके बाद वो प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव मतलब जो उसका ऑब्जेक्ट था, उसके बाद कुछ अगर कर जाए या उसको कुछ मिल जाए तो ये अलग बात है, लेकिन उसने अपना काम कर दिया है। जी, कौन सा काम था जो वो उसका हो गया है दुबे जी? आपको मैं बताऊं कि पंजाब एक ऐसा राज्य है
जिसमें 30 से 40% प्रॉपर्टी वक्फ के नाम है। मैं फिर से कहता हूं, पंजाब एक ऐसा विक्टिम राज्य है जिसमें 30 से 40% प्रॉपर्टी वक्फ के नाम है। वक्फ इस समय क्लेम करना शुरू कर दिया है, जबकि पंजाब अकेला ऐसा राज्य था पाकिस्तान बनने के बाद 0 मुस्लिम वहां पर बचा था। फिर ये 30 से 40% प्रॉपर्टियां कहां से आ गई? तो वो उस समय जो लोग यहां से गए थे वो उनकी प्रॉपर्टियों पर नकली डीडे बनाकर और नकली उनके वक्फ एग्रीमेंट बनाकर वक्फ बोर्ड पर लगा दिए गए थे उस समय। अब वो वक्फ बोर्ड क्लेम कर रहा है। इसको लेकर अमृतसर में 3-4 महीने पहले एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। मतलब हजारों हजार की संख्या में वक्फ विक्टिम इकट्ठे हुए और पूरे पंजाब में वक्फ विक्टिम इस समय इकट्ठे हो रहे हैं। तो आप सोचो कि पंजाब की अगर 30% आबादी, या मैं कहूं कि 30-35% नहीं इकट्ठी होगी, 20% आबादी भी इकट्ठी होकर अगर रोड पर आंदोलन कर देगी तो वक्फ तो ध्वस्त हो गई और लीगली उनके पास राइट है नहीं। और पूरे पंजाब में अंदर अंदर बड़ी तेजी से ये चल रहा है। उसको काउंटर, जो मैं समझ पाया, उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान और विदेशी फंडिंग से उसको यहां लॉन्च किया गया था। और लॉन्च करते समय भिंडरवाला पार्ट 2 उसको कह दिया गया। उसके बयानों के आधार पर कुछ उसने हरकतें कर दी। पुलिस ये समझ ही नहीं पाई कि आखिर ये करने क्या आया। तो इतना समय जो उसको लगा पुलिस को 2-3 महीने, वो सिर्फ इसमें लगा कि आखिर ये करने क्या आया। तो वो हमले शमले, मतलब थाने में घुस गए, ये कर दिया वो कर दिया, बयानबाजी भी कर रहा था। तो आप ये समझिए कि वक्फ का जो मूवमेंट चला और वक्फ पे जो 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 पकड़ बन रही थी और पंजाब में वक्फ ध्वस्त होने जा रही थी, अमृतपाल के आने की वजह से वो मूवमेंट सब पीछे चला गया। वो तो कहीं गायब हो गया और अमृतपाल सामने आ गया। पूरा सिस्टम अमृतपाल के पीछे लग गया, पूरा वो अमृतपाल के पीछे लग गया, पूरे देश की मीडिया अमृतपाल के पीछे लग गई। और अमृतपाल को जो करना था या जो उसके आका वहां से करवा रहे थे, उन्होंने करवा लिया। तो ऐसा है कि अमृतपाल अकेला 100-200-500 लोगों को लेकर कोई आंदोलन बड़े नहीं हो जाते। इनके आधार पर खालिस्तान का निर्माण भी नहीं होता। और ये तो वो व्यक्ति है जिसको खालसा का मतलब भी नहीं मालूम, क्योंकि वो तो कहीं दुबई में परवरिश हुई, परिवार वहीं पर रहता है, अचानक प्रकट हुआ और प्रकट होते ही तो क्या है कि पीछे से वो प्लांट किया गया। वो टूल किट थी, जो मैं समझ पाया, वो टूल किट थी। और उस टूल किट का परिणाम निकला कि अमृतपाल सिंह के आने की वजह से वक्फ पीछे चली गई। अब वक्फ जो है 2-4-5 साल के लिए उसको रिलैक्स मिल जाएगा। तब तक आबादी देश में बढ़ी जा रही है, सरकारों के ऊपर ठीक ठाक प्रेशर आने लगा है आबादी की वजह से। तो फिर उनको चाहिए, वक्फ को इस समय चाहिए कि वो 10 साल का समय उनको मिल जाए किसी तरह से पंजाब में। और 10 साल का समय अगर मिल जाएगा तो फिर वो आबादी के अनुसार और केंद्र में हस्तक्षेप उनका होने लगे अगर, तो फिर वो पंजाब में ठीक ठाक कर लेंगे जो वो करना चाहते, क्योंकि कानूनन पेपर उनके पास है। फर्जी है तो क्या हुआ, उनके पास है, शक्ति और दिखानी है। शक्ति अभी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जो पंजाब के ओरिजिनल सूबे हुआ करते थे, उनमें अभी उनके पास वो आबादी का परसेंटेज नहीं है। इसलिए वो क्लेम करते हैं। तो वहां जब वक्फ वाले पहुंचे तो वक्फ वालों को मार मार के भगाना शुरू कर दिया लोगों ने और इकट्ठे होने शुरू कर दिए। तो वो सब कुछ पीछे चला गया है। अब इस समय वक्फ को चाहिए कि किसी तरह से उसको रिलैक्स मिल जाए, टाइम मिल जाए, ताकि मूवमेंट वहां ना हो पाए। वो अमृतपाल पूरा कर गया है। सर दुबे जी, ये बताइए कि एक तो ये जो आप वक्फ प्रॉपर्टी वाली बात कर रहे हैं, ये वक्फ प्रॉपर्टी क्या एनिमी प्रॉपर्टी को इन लोगों ने वक्फ प्रॉपर्टी में बदल दिया है? एक बात। और दूसरा, ये जो वक्फ प्रॉपर्टी है जिसको वक्फ प्रॉपर्टी कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, वो किनके कब्जे में है? सिखों के कब्जे में है या हिंदुओं के कब्जे में है? मतलब सिखों जी, एक सिखों के बारे में अपने को एक टर्मिनोलॉजी चेंज करनी चाहिए, और वो सिर्फ इतनी है कि मोना या केशधारी, हाँ, ये दोनों ही वो एक ही भाई भाई हैं। कोई मोना है तो कोई केशधारी है। मिस इंटरप्रिटेशन ये खालिस्तानी उसका करते हैं और उनको सिख कहते हैं और बाकियों को हिंदू कहते हैं।
वो उनके द्वारा ये फैलाया गया ज्ञान है जो देश में यदा कदा कहीं इधर उधर गलत तरीके से आ जाता है। दूसरी बात, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान बनने के पीछे एक स्ट्रेटेजी पक्की थी उनकी, जिन्ना की, और जिन्ना की स्ट्रेटेजी ये थी कि हिंदुस्तान पर किस प्रकार से इस्लामिक शासन हो। तो वो माउंटबेटन के पास जाता है और माउंटबेटन से कहता है कि आपने मुसलमानों से हिंदुस्तान लिया था, मुसलमानों को वापस करिए। माउंटबेटन उसमें असमर्थ दिखाई देते हैं, तो उसने उनके सामने आग्रह ये किया कि हमको एक भूमि का टुकड़ा दे दो जहां से हम हिंदुस्तान फतेह कर लेंगे। तो मुस्लिम लीग के 99 सदस्य हुआ करते थे, हमारे यहाँ 90 सदस्य हुआ करते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो 60 वहां गए लेकिन 10 नहीं, 30 नहीं गए। वो आपके संविधान में आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 25, 26, 25 से लेकर 30 तक डलवा रहे थे और वो डलवा लिया उन्होंने। आपके आर्टिकल 44 जो कि फंडामेंटल राइट्स में आने वाला था, उसको डॉक्टर अंबेडकर की जिद की वजह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में जिंदा रख लिया गया। अदरवाइज डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि वो किसी न किसी तरह से फंडामेंटल राइट्स में आए। तो ये वो मुस्लिम लीग के जो सदस्य रुके थे वो कर रहे थे, और फिर बाद में मुस्लिम लीग के सदस्य धीरे धीरे करके पाकिस्तान जाते चले गए। एमएच लारी जैसे लोग बहुत बड़े वहां लीडरान बने जो यहां से जाते गए। तो उनकी पॉलिसी साफ थी कि भूमि का टुकड़ा हमको मिल गया है, हिंदुस्तान पूरा चाहिए। तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या है? 10,38,000 किलोमीटर तो फ्रेश मिल गया उनको, बिल्कुल क्लीन, जिसमें उन्होंने सब आबादी या तो वहां से चली आई या फिर मारपीट के बराबर कर दिया। लेकिन हिंदुस्तान में जो प्रॉपर्टियां उनके पास थी, वो प्रॉपर्टियों पर या तो वो वक्फ बना गए या फिर अपने भाई बंधुओं को दे गए। तो जिन राज्यों में 8 भाइयों में से एक रुक गया तो वो 7 भाई उसको दे गए। तो प्रॉपर्टी हमें यहां खाली नहीं हो पाई हिंदुस्तान में। लेकिन पंजाब एक ऐसा राज्य था जिसमें हमको याद होगा कि पाकिस्तान से एक ट्रेन अमृतसर आ गई थी कटी हुई, और उसके जवाब यहां से जाना शुरू हो गया था। तो पूरा का पूरा पंजाब 0 मुस्लिम रह गया था। लेकिन वो प्रॉपर्टियां जो उस समय उन्होंने लिख सकते थे भाई बंधुओं को, वो लिख नहीं पाए। तो उन्होंने क्या किया कि जाने के बाद वहां से आके यहां वक्फ को लिख गए, और या फिर वो नहीं लिख पाए तो वो एनिमी बाद में बन गई। तो हमारे हिसाब से ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी है, जो 1968 में जिसको हमने एनिमी कह दिया। ये पूरी की पूरी एनिमी है जिस पर भारत सरकार का सोल अधिकार है। लेकिन दुर्भाग्य से उसके कागज गलत तरीके से बना बुनू के इस्तेमाल किए गए। उसका एक इलस्ट्रेशन अभी आपके सामने आजम खान वाली प्रॉपर्टी का आया था कि आजम खान ने वो जो एनिमी प्रॉपर्टी थी उसको पहले वक्फ बनवाया, वक्फ बनवा कर उसको ट्रांसफर लिया, ट्रांसफर लेकर फिर उसको उस पर यूनिवर्सिटी बना रहे थे, जो जौहर यूनिवर्सिटी वाला चक्कर है। ऐसा पूरे देश में हुआ। उसका सबसे बड़ा विक्टिम पंजाब है, सबसे बड़ा विक्टिम। दिल्ली, मतलब पंजाब, उस समय का पंजाब को मतलब आज का दिल्ली, आज का हरियाणा, आज का पंजाब, आज का हिमाचल, ये सबसे बड़ा विक्टिम है। और पंजाब में जब आप कहते हैं कि प्रॉपर्टी किसके कब्जे में, तो वो दोनों के कब्जे में है, मोना के भी और केश वालों के भी। मोस्टली केश वालों के पास ज्यादा, केशधारियों के पास ज्यादा प्रॉपर्टी है। मोना के पास कम प्रॉपर्टी है, केशधारियों के पास ज्यादा है। और वो लोग, अंदाजा ये है कि ज्यादातर वो उसमें वो लोग भी हैं जो पाकिस्तान के उस हिस्से से आए थे, क्योंकि उनको जो जगह खाली मिली लोगों ने बताया भाई ये खाली है, ये यहाँ से चले गए, वो वहां बस गए। और उस समय उनको कह भी दिया गया था सरकारों के द्वारा कि भाई ये खाली पड़ी, इस पे बस लो, ये तुम्हारे नाम हो जाएगी। बाद में उन्होंने बेचारों ने कब्जा करके बैठ गए, घर मकान बना लिए, खेती बाड़ी करने लगे, बाद में अब ये क्लेम आने लगे। ये बताइए सर कि ये जो मामला है अभी, जो ये फ्यूजिटिव जो भागा हुआ है, ये दुबई में पढ़ा, सब कुछ हुआ, यहाँ पर हम प्लांट कर दिया गया और प्लांट करके वो एक मॉन्स्टर बन गया जिसको कहते हैं भस्मासुर बना हुआ है। तो क्या इसको बिना लोकल सपोर्ट के इस तरह का इतना बड़ा आदमी कैसे बन सकता है? और लोकल सपोर्ट में क्या अभी की सरकार जिम्मेदार है या पुरानी सरकारें भी जिम्मेदार हैं, या कहां से गड़बड़ हुआ है? इसलिए कि शुरुआत से शुरू समझना पड़ेगा उसको। जी जी। इस समय पाकिस्तान का निर्माण हुआ, उस समय आपको याद होगा एक बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे फतेह सिंह, जिन्होंने शिरोमणि अकाली दल की स्थापना की थी।
उनके परिवार के साथ क्या हुआ, क्योंकि वो उस समय आंदोलन कर रहे थे कि हमें पंजाब अलग चाहिए, मतलब पाकिस्तान का निर्माण हो गया था, तो वो कह रहे थे कि हम पंजाब भी एक देश बनाओ। वो रावलपिंडी साइड में प्रदर्शन कर रहे थे, मैं सही से नाम रिसाइकिल नहीं कर पा रहा हूं, जहां तक मुझे याद है वो रावलपिंडी का एरिया था। वहां पर वो प्रदर्शन कर रहे थे सिखों को इकट्ठा करके। उसी दौरान मुसलमानों ने उनके पूरे परिवार का कत्लेआम कर दिया था, इवन उनके पूरे गांव को खत्म कर दिया था, सिर्फ इस बात के लिए कि सिखों का मूवमेंट कैसे खत्म करना है वो हुआ था। तो वो सब सिख जो उस समय कर रहे थे वो सब हिंदुस्तान चले आए, क्योंकि उधर तो कत्लेआम मचा दिया उन्होंने, और सिखों को जिंदा मारने लगे। इधर आने के बाद जब उनको ये बात समझ आ गई कि देखो अलग सूबा मांगने का नतीजा क्या निकला, तो हमारा जो असली एनिमी है वो एनिमी एक्चुअली भारत नहीं है, वो एनिमी हमारा असली पाकिस्तान है और मुसलमान है। जब वो इधर आए तो इधर आने के बाद उन्होंने यहां पर भी पॉलिटिक्स अपनी जमाई, और यहां पर उन्होंने अलग पंजाब सूबे की डिमांड कर दी। वहां मांग रहे थे देश, यहां उन्होंने पंजाब सूबे की मांग कर दी। और आपको याद, अगर पिछला इतिहास देखेंगे तो पंजाब सूबे का एक बड़ा मूवमेंट चला था। उसी मूवमेंट का परिणाम निकला था कि पंजाब अलग बना था, पंजाब पटियाला मिलाकर। और फिर 1965 की बात है, जहां तक मुझे याद 65 या 66 की बात होगी, उस समय पंजाब सूबा बनाया गया था अलग। और फिर हिमाचल और ये आपका क्या नाम, हरियाणा, अलग अलग कर दिए गए थे। वही पार्टी, उनकी जो पार्टी ओरिजिनल बनी वो शिरोमणि अकाली दल थी। तो शिरोमणि अकाली दल सिस्टम में आई थी, यानी कि पंजाब में वो जो शक्ति में आई वो पंजाब सूबे की डिमांड की वजह से आई। अलग पंजाबी भाषा हो हमारी, अलग ये हो, अलग वो हो। उस समय जनसंघ भारत में अच्छी पोजीशन में था। आपको याद होगा कि 1951-52 के चुनाव में 3 बड़ी पार्टियां देश में हुआ करती थी, बल्कि 4 कह लीजिए। 4 बड़ी पार्टियों में एक तो कांग्रेस थी, दूसरा हिंदू महासभा हुआ करती थी, कम्युनिस्ट पार्टी और जनसंघ। जनसंघ केवल उस समय निकली थी। तो जब ये सब कुछ चला पंजाब सूबे का चक्कर, तो उस समय जनसंघ ने शिरोमणि अकाली दल के साथ हाथ मिला लिया था और जनसंघ ने वहां सरकार बनवा ली थी। उसका परिणाम ये निकला कि शिरोमणि अकाली दल ने वो डिमांड बंद कर दी जो डिमांड की वजह जिसके लिए उनके जन्म हुआ था, क्योंकि संघ ने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन गया जनसंघ का। तो अभी आपने नरेंद्र मोदी जी को सुना होगा, कुछ समय पहले उन्होंने कहा था कि उनके साथ हमने सरकार बनाकर सेक्रीफाइस किया था। आज की भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने उनके साथ जो गठबंधन करके सरकार बनाई और चलाई और उनको ही सत्ता में बैठे रहने दिया, हमने उसमें बहुत ज्यादा काम नहीं किया कि हम वहां पैर फैला ले। उसको हम सेक्रीफाइस की तरह देखते हैं, हमने सेक्रीफाइस किया। तो ये वही सेक्रीफाइस है कि जनसंघ ने शिरोमणि अकाली दल को सत्ता पर बिठाकर शिरोमणि अकाली दल का जो एजेंडा था अलग पंजाब का, वो खत्म हो गया था। फिर चूंकि लोगों के मन में वो बात अंदर कहीं ना कहीं, आप देखिए हमारे घरों में भी आजकल न्यूक्लियर फैमिली का प्रोसीजर चल गया। नई बहू आती है और कहती है हमें अलग घर दे दो। तो कहीं से भी जब आप मूवमेंट शुरू करेंगे, चाहे वो तमिलनाडु में करना शुरू कर लिए, तमिलियंस के साथ कर लीजिए, बंगालीज के साथ कर लीजिए, किसी के साथ, उनको अगर ये लालच दे दिया जाए कि तुम अलग देश बन जाओ, तो कहीं ना कहीं अंदर से सिंपैथी आ जाती है। और चूंकि पंजाब में तो बड़ा मूवमेंट चल चुका था, उसी मूवमेंट को बाद में भिंडरवाला ने कैश करवाया। वो इतिहास भूगोल जानने की जरूरत नहीं है कि वो अकालियों, उनका क्या चल, निरंकारियों का ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन कुल मिलाकर पंजाब का सेंटीमेंट कहीं ना कहीं कुछ लोगों का आ जाता है। भिंडरवाला खत्म हो गया। भिंडरवाला खत्म होने के बाद इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई तो देश में दुर्घटना हो गई। उस दुर्घटना के बाद जो पंजाब सूबे की स्ट्रीम थी वो थोड़ी और नई पीढ़ी में ज्वलंत होकर आई। जो राजीव गांधी का स्टेटमेंट आ गया कि बड़ा पेड़ गिरता है तो ऐसा होता है वैसा है, तो उनको समझ में आया इनको गिल्टी नहीं है किसी प्रकार की कि गलत हो रहा। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि बड़ा पेड़ गिरता है तो हलचल होती है। वो चीज कहीं ना कहीं अंदर कुछ परसेंटेज लोगों के दिमाग में रहती है, और जब भी इस प्रकार का कोई व्यक्ति आएगा तो निश्चित है कि 1% उसके साथ चला ही जाएगा। वो कनाडा में बैठे लोग उनको सपोर्ट कर लें, अमेरिका में बैठे लोग सपोर्ट कर लें, यूके में बैठे लोग कर लें, दुबई शुबई में कर लें, लेकिन वो जो 1984 वाला चक्कर है
वो 1984 कहीं ना कहीं पंजाब सूबा, फिर 1984 वो कहीं ना कहीं सिंपैथी गेन कर ही लेता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो सरकारें बैठती हैं राज्य में और केंद्र में, वो कितनी सिंपैथी रखती हैं। अब चूंकि आज सरकार वहां ऐसी बैठ गई और उसके आका केजरीवाल जी ने उनको सपोर्ट दिखाई देने लगा, क्योंकि जो किसान मूवमेंट वगैरह हमको देखने को मिला उसमें केजरीवाल का रोल सबको पता है कि कैसा था। और ये कुमार विश्वास ने भी क्लेम किया कि भाई ये तो खालिस्तानियों से पैसे ले रहे थे, इनको बजट चाहिए था तो चुनाव लड़ने के लिए ये पैसे ले रहे थे, और इन्होंने अटैची अटैची भरकर पैसे लिए हैं उनसे। इसका कभी खंडन भी केजरीवाल ने नहीं किया। तो जब वहां सरकार बैठ गई तो उस बैठने के बाद लोगों को, जो जिन लोगों के मन में ये बात रहती है, तो उनको एक लीडर चाहिए। अब लीडर के रूप में कहां से मिल जाए, तो वो आया, वो किस लिए प्लांट किया गया और बाकी लोग उसके साथ किस तरह आ गए। तो पंजाब के लोगों को ये भ्रम हो गया कि ये अलग पंजाब सूबा बनाने आया है। हकीकत है कि वो वक्फ को खत्म कर, वक्फ को वहां ताकत देने आया था और वक्फ को वो ताकत दे गया है। मैं आपको बता दूं कि अगर अमृतपाल सिंह अभी इसका कुछ इंतजाम ना किया गया और ये 2-4-5 साल भी वहां ऐसे कर गया, तो फिर आप समझ लीजिए कि आप वक्फ वाला जो मूवमेंट चल रहा है वो हो ही नहीं सकता। तो ये पूरा सिंपैथी तो कहीं ना कहीं रहती है। 1984 तो दिमाग में लोगों के है ही, उसके लिए माफिया हालांकि सरदार जी ने मांगी, लेकिन कांग्रेस ने व्यक्तिगत कभी ऐसी माफी नहीं मांगी, लोगों को साथ में लाने की कोशिश नहीं करी। उसका परिणाम कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में वो बात रहती है। अब जो काम है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का है कि लोकल सरकार वहां बनती है, वो कैसे लोगों को लेकर चलती है। वो अगर स्पेस देगी तो जाहिर सी बात है अंदर कहीं ना कहीं चुभन है वो निकलकर बाहर आएगी। ये जो मुझे समझ में आया। हाँ ठीक है, इससे जो एक संबंधित सवाल, फिर विनोद जी आप अपना सवाल पूछेगा। लगातार आप देखें तो 1-1.5 साल से, और अरविंद केजरीवाल सरकार या फिर भगवंत मान सरकार कहा जाए, वो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो वो खालिस्तान सपोर्टर रही है, खालिस्तान के ही वजह से वो सरकार बनी है, तमाम तरह की बातें आती रहती है। और आपने देखा किस तरीके से खास तौर से वहां पर खालिस्तानी समर्थित जो लोग हैं, जो मैक सिक्की भी हैं, मैक सिक्की किस तरीके से खालिस्तान की डिमांड करते हैं और पुलिस को साइडलाइन करते हैं, पुलिस पे तो बल्कि रॉकेट लॉन्चर भी छोड़ देते हैं। तो ये यकायक एकाएक ये किस तरीके से आपको लगता है, क्या पंजाब पुलिस को फ्री हैंड दिया गया या फिर मोटा भाई ने कुछ किया है? ये समझ से परे है, क्योंकि पंजाब पुलिस एक तरीके से नतमस्तक थी, सरकार नतमस्तक थी। तो ये क्या कुछ हुआ, इसके पीछे की कहानी क्या आप देखते हैं? देखिए, मुझे जहां तक इसके पीछे का लगता है कि जो केजरीवाल जी की पूरी कैबिनेट जेल से चल रही है, और पहली पीढ़ी केजरीवाल की जो फर्स्ट हैंड कमांड थी ना, वो पूरी कमांड जेल में है। और मनीष सिसोदिया को लेकर जिस प्रकार केजरीवाल का बयान आया था, आपको याद होगा कि मनीष सिसोदिया को लेकर कुछ पत्रकारों ने पूछ दिया केजरीवाल से, वो कोई कूड़ा घर देखने गए थे और वहां रेड कारपेट बिछी हुई थी, उसको लेकर गए, तो पत्रकारों ने वहां पूछ दिया कि भाई मनीष सिसोदिया के बारे में कुछ कहिए, वो जेल में है। तो केजरीवाल अनायासी बोल पड़े, यार चुप रहो, अभी काम करने दो, कुछ काम करने का समय, राजनीति करने का समय नहीं। अब आप सोचो कि मनीष सिसोदिया से ज्यादा खास कौन? हाँ। मनीष सिसोदिया अगर राजनीतिक बलि चढ़ गए, मतलब हाँ। ये तो शब्द ये बता रहे हैं कि मनीष सिसोदिया राजनीतिक बलि चढ़ गए, और हाँ। मनीष सिसोदिया का इस्तीफा भी हो गया, सतेंद्र जैन भी अंदर हैं और केजरीवाल कुछ कर नहीं पा रहे। ये स्पेस देता है भगवंत मान को सोचने के लिए कि अगर ये हाल, मतलब आका फंसा हुआ है और जो चल रहा है इस समय, कि जिस प्रकार दिनेश अरोड़ा का स्टेटमेंट आ गया है, जिस प्रकार सिसोदिया का जो वो सेक्रेटरी है उसने बयान दे दिया है, मतलब वो अप्रूवर बन गया सरकार का, और जो उनकी हार्ड डिस्कें वगैरह ली गई हैं, कंप्यूटर लिया गया है, उनसे डेटा रिट्राइव हो गया, बार बार फोन बदले गए और बार बार कोशिश की गई बड़ी चालाकी से कि ये सब कुछ कैसे छुपाना है। वो सब कुछ कोर्ट के सामने आने के बाद ये तय हो गया कि मनीष सिसोदिया को अब जल्दी बहुत राहत मिलने वाली नहीं। अगर फौरी तौर पर राहत मिल भी गई तो भी जेल जाना तय है, भले 5 साल बाद जाए, क्योंकि वो एविडेंस तो मिल गए हैं।
वो प्रोसीडिंग में जो कुछ समय लगेगा वो लगेगा, बेल एल पर बाहर आ जाए तो आ जाए। और उसकी आंच, सीधी सी बात है, दिनेश अरोड़ा जो कह रहा है कि साहब ये हम मिले तो इनसे थे, लेकिन हकीकत ये है कि हम तो केजरीवाल जी से मिलकर हमने फाइनल पॉलिसी बनाई है, तो केजरीवाल का भी जाना तय है। अब ऐसी परिस्थिति में भगवंत मान अपने आप को कैसे बचाएंगे, क्या उनके पास तरीका है? क्योंकि जो टेररिज्म का नया खेल पंजाब में चल रहा है उसमें फंसेगा कौन? उसमें केजरीवाल नहीं फंसने वाला, क्योंकि केजरीवाल की खास बात यह है कि उसने अपने हाथ में कुछ लिया ही नहीं है। केजरीवाल जी हर एक बात के लिए एक मंत्री और हर डिपार्टमेंट के लिए एक मंत्री रखते हैं। मंत्री साइनिंग अथॉरिटी होता है, मंत्री सब कुछ करता है। केजरीवाल जी तो मुख्यमंत्री हैं केवल। भगवंत मान की कैबिनेट, भगवंत मान का जो सेक्रेटरीट है वो भी दिल्ली में आकर इनसे मिलता है और यही उसको डायरेक्शन देते हैं। अब इस समय केजरीवाल सबसे कमजोर बैठे हुए हैं। जब से केजरीवाल सत्ता में आए तब से पिछले 3 महीने में केजरीवाल सबसे कमजोर हैं। और केजरीवाल चूंकि फंस चुके हैं, इसलिए भगवंत मान को यह बात क्लियर हो गई कि भाई मामला गंभीर है। और केंद्र ने जो इनपुट दिए हैं भगवंत मान को, तो भगवंत मान ये भी सोच सकते हैं कि ऐसा ना हो केजरीवाल की अगली आहुति हमारी हो। मनीष सिसोदिया की तो हो गई, हमारी भी आहुति लगा सकते हैं। केजरीवाल भी खाली हो गया मनीष सिसोदिया का, नेम प्लेट भी हट गया। हाँ, कुछ और गड़बड़ हुई पंजाब में तो केजरीवाल जी अपने आप ओन नहीं करने वाले, वो तो भगवंत मान ही फंसेंगे, क्योंकि डायरेक्शन तो भगवंत मान का ही है। भगवंत मान को ये बात इस समय समझ आ गई कि केजरीवाल खेल खेल सकते हैं और इस समय केजरीवाल कमजोर है। एक काम करो भैया, ये करना अनिवार्य है। और केंद्र की सरकार लगातार इनपुट दे ही रही है। इसलिए अचानक अपने आप को बचाने के लिए भगवंत मान को अपनी लीडर, अपने प्राण बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। क्योंकि जो मनीष सिसोदिया के पीछे मुकदमे लगे हैं उनमें इकोनॉमिक क्राइम है, लेकिन ये क्या है? ये तो देशद्रोह है। इसमें तो ये नपेंगे तो जीवन पर्यंत अंदर रहेंगे। तो भगवंत मान को अगर बचना है तो उनको ये करना ही था। और भगवंत मान वो अपना रोल में आ चुके हैं। जो उनको करना चाहिए वो कर रहे हैं, अपने प्राण बचाने की। उनको, उनके पास बचने का ये रास्ता था, उन्होंने वो रास्ता अपना लिया। तो ये मतलब दिल्ली से ये पहल नहीं हुई है, दिल्ली ने नहीं कहा करो? नहीं, दिल्ली ने कहा होता तो दिल्ली तो बहुत पहले कह देती। दिल्ली तो डिफेंड कर रही थी खालिस्तानियों को। आपको याद है जब वो एक रैली हुई थी उसमें खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे, तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राष्ट्रीय चैनल पर ये कह रहे थे, मैं उस डिबेट में था, कि वो राष्ट्रीय चैनल पर बैठ के कह रहे थे कि साहब उन्होंने तो परमिशन ली थी तो कैसे एक्शन ले। आप सोचिए, परमिशन लेकर आप कह सकते हैं? हाँ, खालिस्तान के नारे लग रहे हैं और खालिस्तान बन रहा है और परमिशन सरकार से ली थी इसलिए एक्शनेबल नहीं है। तो ये तो सब डिफेंड कर रहे थे। अब ये 2 दिन से बोलना शुरू किया इन्होंने। अगर इनको बोलना था, और केजरीवाल अभी भी नहीं बोल रहे हैं इस विषय पर। आप देखिए केजरीवाल का कोई बयान नहीं आया इस विषय पर। आतिशी ने जरूर कहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, छोड़ेगी नहीं, लेकिन केजरीवाल का कोई बयान नहीं आया। क्योंकि केजरीवाल का बयान आने का मतलब है अब खालिस्तानियों के टारगेट पर भी आ जाएंगे केजरीवाल खुद। इसलिए केजरीवाल चारों ओर से फंस चुके हैं, बोले कि ना बोले इन दोनों बातों में वो फंसे हुए हैं। विनोद जी, दो चीज फिर जानना चाहूंगा दुबे सर। एक तो ये कि ये जो 84 वाली मेमोरी है, या ये कहूं कि ये जो 84 है या उसके पहले की एक भावना है, जो कभी कभी अगर उसको आप कुरेदिए तो उससे खून रिसने लगता है, और उसमें सेपरेटिज्म के गुणसूत्र या बीज हैं। क्या इसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता, या ये कभी इसको जीरो पर नहीं लाया जा सकता? दूसरा ये कि केंद्र की क्या भूमिका है? आपने मुझे लगता है शायद श्रीकांत जी बार बार जानने की कोशिश कर रहे थे कि केंद्र की आम आदमी पार्टी नहीं, केंद्र की सरकार का कितना रोल है? क्या ऐसा तो नहीं कि ये जो है वो सेंट्रल एजेंसीज के कब्जे में हो बंदा, जिसको ये दिखाया जा रहा हो कि भाग गया है? नहीं, अभी तो अगर ऐसा कुछ होता तो हाई कोर्ट में वो बात सामने क्लियर आ जाती, क्योंकि हाई कोर्ट के चक्कर में फिर कंटेम्प्ट लग जाएगा अगर ऐसा कुछ हो जाता तो। ये तो पक्की बात है कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, ये भी पक्की बात है कि होम मिनिस्ट्री लगातार भगवंत मान को चारों ओर से कवर कर रही है। 2-3 प्रकरण पहले से चल ही रहे हैं। मुख्य सचिव और जो प्रमुख सचिव रहते हैं वो तो यूपीएससी के ही लोग रहते हैं।
और सरकार अगर केंद्र की किसी से पूछती है तो वो मुख्यमंत्री से थोड़ी ना पूछती है, वो तो प्रमुख मुख्य सचिव से पूछती है, क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेटिव तो मुख्य सचिव है। तो मुख्य सचिव को वो डेटा भेज रहे हैं पूरा, वो डेटा भेजने के बाद मुख्य सचिव को केवल एक ही काम भगवंत मान सरकार का जो हो सकता है वो ये है कि उनको रोक दिया जाए कि भाई एक्शन मत लीजिए जो वो अभी तक कर रहे थे। बस भगवंत मान की जैसे ही स्थिति मिली और उनका मन मिला और उनको लगा, वैसे ही वो तो पहले से तैयार थे। तो ये तो पक्की बात है कि इन पर इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस की रिपोर्टें हैं और इंटेलिजेंस लगातार उस पर नजर रखे हुए है। तो केंद्र का रोल तो यही है। अब राज्य के अंदर केंद्र का रोल इससे ज्यादा ये हो सकता है कि भाई एनआईए उठा लाए, तो एनआईए उठा लाए या ना उठा लाए ये भी क्लियर नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट में ऐसी कोई बात आई नहीं है। हाईकोर्ट में उन्होंने कहा कि भाई एनएसए की जो बात कही जा रही है कि एनआईए की जो बात कही जा रही है, जब आपके पास 80,000 सैनिक है तो एनआईए आपको क्यों चाहिए? ये हाईकोर्ट ने पूछा कि एनआईए यहां क्या करेगी जब आपके पास 80,000 लोग हैं आपकी पुलिस में, तो वो नहीं कर पा रहे क्या? तो एनआईए की बात भी चर्चा हुई थी, ये में इसमें कोई शक नहीं कि एनआईए की चर्चा हुई है कोर्ट के अंदर, लेकिन एनआईए का कोई रोल दिख नहीं रहा, कोर्ट के ऑर्डर में भी नहीं दिख रहा, कोर्ट की बहस में भी नहीं दिख रहा। अगर कुछ भी सुराग होता तो निश्चित रूप से कुछ हंगामा बड़ा होता। और जहां तक आप कहते हैं कि जो 1984 को क्या जीरो किया जा सकता है, तो एक बात तो सर पक्की है, कहीं ना कहीं गांठ तो पड़ गई है, और वो गांठ तभी दूर हो सकती है जब उन लोगों को ऐसे मतलब समझाने की कोशिश की जाए या समझ जाए कि भैया हम और आप एक ही हैं, कोई अलग अलग नहीं है। अब वो प्रयास कौन करेगा, कैसे करेगा, क्या चल रहा है, करने की कोशिश तो लोग कर ही रहे हैं, लेकिन ये गांठ है, ये गांठ तो है और ये तो रहेगी। इतिहास कभी खत्म तो नहीं होता, ये तो हम सब जानते हैं। तो ये तो इतिहास बन गया 84, और ये 2084 में भी इतिहास होगा, आज नहीं होगा, 2084 में भी इतिहास होगा। बस इतनी सी बात है कि सत्ता शक्ति जब आती है तो जो करंट जो 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 जनरेशन होती है वो अगर डेवलपमेंट में इंगेज हो जाए, वो अगर काम में इंगेज हो जाए, तो फिर वो चीजें थोड़ी पीछे इतिहास में ही रह जाती हैं। लेकिन जैसे ही कमजोरी आएगी, जैसे ही भिंडरवाला जैसे लोग आएंगे, जैसे ही केंद्र में सरकार कमजोर होगी, जैसे ही राज्य में कोई ऐसी सरकार आएगी जो उनको ढील देगी, उन चीजों को हवा लगने देगी, तो ये तो हवा कभी भी निकलकर बाहर आएगी ही, वो बड़ी या छोटे रूप में हो वो अलग बात जी। अजीत डोभाल अब पूरे केस में आ गए हैं, और जो अभी तक की खबर ये है कि अब इस पूरे चीज को अजीत डोभाल ही मैनेज करेंगे, वही देखेंगे। तो क्या मामला बहुत सीरियस है, और अब लगता है आप, क्योंकि मुझे जो लग रहा है, आपके साथ हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कि अजीत डोभाल ने इस सारे मामले की कमान अपने हाथ में ली है खालिस्तानी को क्रश करने के लिए, जो खबर आज की है। और सबसे खास बात यह है कि मैक्सिको में, और खास तौर से 84 के वो लोग जो खालिस्तान की डिमांड कर रहे थे, वो भागकर चले गए थे अलग अलग देशों में, वो उन लोगों का वीजा या फिर उन लोगों के पासपोर्ट जब्त कर लिए गए थे और उनको भारत आने में मनाही थी। पिछले 1 साल पहले भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने बड़ा दल दिखाते हुए उनकी फैमिली की एंट्री और सारी जो लीगल बंदिशें थी वो हटा ली गई। उसके बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उन्हीं का गिरोह, वो पन्नू साहब जो हैं, उन्हीं का गिरोह किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में, किस तरीके से इंग्लैंड में, किस तरीके से कनाडा में भारत विरोधी मोर्चे खोलता रहता और हिंदुओं को पीटता है। खास तौर से हिंदुस्तानी जो हैं उनको पीटता है। आपने देखा ऑस्ट्रेलिया में एक व्यक्ति केवल भारत का तिरंगा लेकर उनके सामने खड़ा हो गया, बेचारा 6 महीने जेल में रहा। ये कैसे मतलब चीजें हो पाएगी? नहीं, ये देखिए ऐसा है, अभी तक विदेशों में जो लोग भारत के रहते थे वो भारत की छवि को खुद ही खराब करते थे, और वो खुद ही कहते थे साहब इंडिया में जाकर क्या करेंगे, वो वहां तो ये समस्या वो समस्या। धीरे धीरे स्थितियां आने लगी हैं ना कि वहां जो विदेशों में हमारे लोग रहते हैं वो अब आप भारत को एक लीजेंड की तरह देखने लगे, भारत को एक भविष्य की तरह देखने लगे। तो मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे जो आखिरी पायदान पर बैठे लोग हैं, जिनके दिमाग में कुछ गलतफहमियां हैं, वो आखिरी पायदान पर बैठे लोगों को थोड़ा समय लगेगा। जैसे जैसे भारत विकसित राष्ट्र बनेगा,
वैसे वैसे ये चीजें खत्म हो जाएंगी। लेकिन अभी हाँ ये तो है कि अभी तो है, क्योंकि अभी भारत उस स्थिति में नहीं है। इसको ऐसे देखना चाहिए कि यूएस जो 13 राज्यों का देश था, मतलब जिस समय वो आजाद हुआ जॉर्ज वाशिंगटन के टाइम पर, तो 13 राज्य थे। आज की तारीख में उसके पास 50 है। तो ये जो बाकी के 37 हैं, ये हैं कौन? ये बाकी के 37 राष्ट्र वो हैं, 37 स्टेट वो हैं जो देश है। और ये आए कैसे? जब वो 13 राज्यों ने एक विकास का मॉडल रखा और जो तरक्की उन्होंने दिखाई, तो धीरे धीरे अड़ोस पड़ोस के देश भी उनके साथ आने लगे और उन देशों में जो वैमनस्यता थी वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी। और आज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के रूप में आप उसको देखते हैं, जबकि आप जानते हैं कि नॉर्थ और साउथ में बहुत भयंकर कटुता है। यूएस में नॉर्थ यूएस और साउथ यूएस में बहुत भयंकर कटुता है, मतलब कटुता नहीं, बहुत भयंकर कटुता है। लेकिन उसके बावजूद चूंकि इकोनॉमिक मॉडल उनके पास एक है जो अभी तक काम कर रहा है, उसकी वजह से वो एक है। तो मुझे लगता है कि जैसे ही भारत का ग्रोथ का मॉडल एक जो मोदी जी ने शुरू किया है, वो जिस समय विश्व भर में बड़े मतलब हम डेवलप्ड कंट्रियों में आएंगे, तो इस तरह के लोगों का जो कटुता है वो भी धीरे धीरे खत्म होगी। दो चीजें देश को जोड़ती हैं। एक अमेरिकन मॉडल है जो इकोनॉमी के आधार पर देश को जोड़ता है, एक भारतीय मॉडल है जो संस्कृति के आधार पर देश को जोड़ता है, और एक मॉडल आपका खाड़ी का मॉडल है जो एक पैगंबर के नाम पर सबको जोड़ता है। ये मॉडल है संसार के। एक कम्युनिज्म मॉडल है जो लेबर के आधार पर सबको जोड़ता है, वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क के आधार पर जोड़ता है। ये संसार के मॉडल है। अभी तक जो सबसे सफल मॉडल है वो भारत का है, और इसमें अगर हम इकोनॉमिकली भी इसको स्ट्रॉन्ग कर लें, तो ये दो मॉडलों का संग्रह जिस समय हो जाएगा, उस समय विरोधी अपने आप नतमस्तक होने लगेंगे, विश्व के किसी कोने में हो। आज जो लोग भारत से बाहर गए हैं वो इकोनॉमी के लिए तो गए हैं, कुछ कमाने तो गए हैं, और जिस समय भारत उनसे आगे चलेगा तो वो वापस आएंगे और फिर भारत में वो डिसेमिनेट हो ही जाएंगे। जी, एक आखिरी सवाल विनोद जी, क्योंकि सर ने मुझे आधा घंटा ही दिया था, मैं 6 मिनट ज्यादा हो चुके हैं। ठीक है जी ठीक है सर, हालांकि इसका बहुत सीधे अमृतपाल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लगभग आज से 12-14 साल पहले मुझे पहली बार किसी ने पंजाब से फोन करके ये बताया था कि वहां पर क्रिश्चियन कन्वर्जन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन और मैं जाने के लिए भी तैयार हो गया था, लेकिन हमारे यहाँ एडिटोरियल में लेफ्ट लिबरल का जो गैंग था, उन्होंने उसको उस पर अड़ंगा लगा दिया और मैं नहीं जा पाया। लेकिन ये तो व्यक्तिगत किस्से वाली बात हो गई। लेकिन जिस तरह से कन्वर्जन बढ़ रहा है वहां पर क्रिश्चियनिटी में, प्लस वक्फ के दावेदारों की एंट्री हो गई है, और आईएसआई ने एक जो पगधारी सिख हैं, केसधारी सिख हैं, इनमें अपनी घुसपैठ बना ली है। तो ये जो एक सेपरेटिज्म का एक कॉकटेल बन रहा है, इसलिए कि अल्टीमेटली जो क्रिश्चियन कन्वर्जन हो रहे हैं, इनका भी धीरे धीरे जिस दिन में मेजॉरिटी में आएंगे बहुत स्वीटली अलग डिमांड करेंगे। ये कॉकटेल जो बन रहा है, ये कितना खतरनाक है और इससे कैसे डील कर पाएगी सरकार? नहीं, देखिए, ये कॉकटेल को खतरनाक नहीं कहना चाहिए। जब एक स्ट्रीम में कोई एक सेपरेटिस्ट थॉट निकल कर आता है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। जब आपके 4 अलग अलग थॉट्स आते हैं और वो सब सेपरेटिस्ट हैं, तो उनको एक साथ यूनाइट करना पंजाब में तो एटलीस्ट संभव नहीं है। पंजाब देश का एक ऐसा प्रदेश है जो सबसे ज्यादा डाइवर्स है। आप उसको समझने की कोशिश करिए। पंजाब में सबसे बड़ा रंगरेटा है, सबसे बड़ी आबादी रंगरेटाओं की है। ऐसा क्लेम है कि 30% के ऊपर रंगरेटा है, लेकिन अभी तक उसका प्रतिनिधित्व नहीं है। रंगरेटा कौन होते हैं दुबे जी? असल में पंजाब देश का सबसे बड़ा प्रदेश है जो एससी बाहुल्य है। हाँ, एससीओ में बहुत सारी कैटेगरी है,
तो एक कैटेगरी उसमें रंगरेटा की है, अच्छा, रैदासियों की है, और तमाम तरह के हैं। तो उनके प्रतिनिधित्व तो नहीं है। अभी जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो लोग माइनॉरिटी में हैं, इंटरनल सिखिज्म के अंदर, केशधारियों के अंदर वो माइनॉरिटी में है, लेकिन वो एग्रेसिव है, सवर्ण समाज के हैं, दूसरे शब्दों में कह लीजिए तो वो ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसलिए वहां पर सब एक मंच पर आ जाए ये संभव दिखता नहीं, क्योंकि भेदभाव बहुत है। आप सिख हैं, इस आधार पर आप ये नहीं कह सकते केशधारी हैं तो ये एक ही सुर है, नहीं, ऐसा नहीं है। उनके फिरके हैं अलग अलग, उनके अपने धर्म गुरु हैं अलग अलग, मतलब उनकी फिलॉसफी है अलग अलग। तो ये बहुत बड़ा चक्कर है पंजाब के अंदर। इसलिए पंजाब में अगर ये जो कन्वर्जन चल रहा है उसका मुख्य कारण भी यही है, उसका मुख्य कारण भी यही है कि जो दलित हैं उनको हाशिए पे, पंजाब में वो हाशिए पर हैं, उनको वो प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए था। इसलिए कांशीराम कहां से पनपे का जो ये दलित कॉन्सेप्ट लाई मायावती जो आज कर रही हैं, ये कांशीराम पनपे कहां से? ये ओरिजिनल पार्टी कहां की है? बहुजन समाज पार्टी। ये तो पंजाब की पार्टी है ना, ये तो पंजाब की ओरिजिन है ना, क्योंकि दलित सबसे ज्यादा, आज भी यूपीएससी का क्वेश्चन आता है, यूपीएससी के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा परसेंटेज दलितों की कहां है, तो आंसर लिखना पड़ता है पंजाब में। नंबर ऑफ दलित उत्तर प्रदेश में ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन परसेंटेज ऑफ पुलिस पंजाब है, मतलब एससी पंजाब है। तो पंजाब हकीकत में एससीओ का प्रदेश है, लेकिन उसका प्रतिनिधित्व तो नहीं है। ये जो इन्होंने आखिरी चन्नी बनाया था, ये एससी कैटेगरी से आता था। तो आपको याद है कांग्रेस ने ये कार्ड खेला था जी, चन्नी को बिठाकर ये कार्ड खेला गया था कि अमरिंदर सिंह जो है वो हाई अपर क्लास से आते हैं और चन्नी नीचे एससी क्लास से आते हैं, रैदासी मेरे ख्याल से हैं, तो उससे आते हैं, और वो परसेंटेज उनके साथ आए। लेकिन चन्नी खींच नहीं पाए एससी को, क्योंकि उनका जो रैदासी है वो भी बहुत बहुत कम मार्जिन में है। जो मेन वहां की जो जो जातियां हैं, वो जातियां प्रतिनिधित्व में नहीं, उनके पास लीडर नहीं है। तो सर वहां कन्वर्जन का भी यही सबसे बड़ा कारण है। और जहां इस तरह के 4-5 इश्यूज एक साथ आते हैं, वहां कोई एक स्ट्रीम में नहीं सोच पाता। वो कॉकटेल जरूर बन गया, लेकिन आंदोलन के लिए एक होमोजीनियस सोच चाहिए होती है। वो होमोजीनियस सोच पंजाब में नहीं बन पा रही। एक अमृतपाल आया, दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, ये चलता रहेगा। अब ये जिम्मेवारी पंजाब सरकार की बनती है कि सबको एक सा न्याय मिले। इसके लिए पंजाब क्या करे? क्योंकि आप देख रहे शिरोमणि अकाली दल जो है वो भी सवर्णों की पार्टी है, और कांग्रेस भी अभी तक सवर्णों की पार्टी वहां रही। एससी कहां है जो वहां का ओरिजिनल स्टेक होल्डर है? तो वो तो कन्वर्ट होगा अगर उसको आप प्रतिनिधित्व नहीं देंगे या उसको आगे समाज में नहीं बढ़ने देंगे। तो ये वहां पर चल रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि कन्वर्जन कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये सब वापस आ जाएगा जिस दिन वहां पर सही से न्याय होने लगेगा, सब वापस आएगा। तब तक क्रिप्टो क्रिश्चियन वहां बने रहेंगे। बड़ा क्रिप्टो क्रिश्चियन, देखिए क्रिप्टो क्रिश्चियन तो वहां है, वो तो पूरे देश में है, लेकिन पूरे देश में जिस तरह से भारत इस समय समृद्धि की, जैसा मैं कह रहा हूं ना, इस समय समृद्धि की रास्ते पर चल रहा है, तो वापसी भी तो बड़ी तेजी से आ रही है इस समय। पिछले 75 साल में जो वापसी पिछले 5-7 साल में आई, उतनी वापसी उस परसेंटेज में कभी आई नहीं। आप केरला की वापसी का वो इलस्ट्रेशन आया है जिसमें सबसे पहले हिंदू, सबसे बड़ी संख्या जो हिंदूज में वापसी आई है। ये तो है जी। मुझे लगता है कि अलग अलग मुद्दों पर ये क्रिप्टो क्रिश्चियन भी हमने बीच में कर दिया, और मुझे लगता है एक मिनट, मैं शायद लीक से अलग भी जा रहा हूं, लेकिन पिछले खास तौर से 4-5 सालों में ये जो बाबा हैं जो हमेशा धनोपार्जन करते थे, अलग अलग चीजें करते थे, लेकिन आजकल बाबाओं में ये होड़ लगी है, अली मौला वाले बाबाओं को नहीं विनोद जी, लेकिन बाबाओं में ये होड़ लगी है कि कौन सबसे ज्यादा घर वापसी करवा रहा है। और ये एक अच्छी पहल है, अच्छी निशानी है, और इसे एक बेहतर तरीके से देखना चाहिए, मुझे जहां तक लगता है। बिल्कुल। देखिए इस विषय पर जब एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, इस्लाम किसके साथ चला? सत्ता के साथ चला सर।
इस्लाम के पैर कोई ऐसा नहीं है कि वो उनके मौलानाओं से बढ़ गए हों। इस्लाम के पैर तो सत्ता के साथ बैठे, सत्ता जहां गई उनकी, जहां आक्रांता गए वहां उन्होंने इस्लाम फैलाया। सत्ता बहुत बड़ी बात होती है। तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों का विस्तार सत्ता के साथ हुआ, इसलिए इनका अंत भी सत्ता से ही होगा। तो सत्ता में बनाए रखे। यस, इनका अंत भी, क्योंकि सत्ता बैठेगी, सत्ता करेगी कुछ नहीं, क्योंकि सत्ता तो कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगी, सेक्युलरिज्म होगी, लेकिन देश के अंदर जो कुंठा है वो तो बाहर निकल कर आएगी ना, सत्ता का सपोर्ट पाकर, सत्ता का मूड देखकर। ये अंतिम में खेला हो गया मुझे लगता है विनोद जी। दुबे जी ने खेला कर दिया, बता दिया आखिर खबर क्या है। नहीं, बता नहीं दिया। अब आप देखो, एक सिंपल सी बात, पाल घर पर सीबीआई के लिए लोग सुप्रीम कोर्ट आ गए, पाल घर में अरेस्ट होने शुरू हो गए। कब पाल घर की घटना हुई थी? सत्ता थी तो सत्ता के रहते हुए क्या सिचुएशन थी, और जैसे ही वहां सत्ता बदली तो क्या हो गया? लोग खुद पीआईएल लेकर चले आए सुप्रीम कोर्ट। नहीं तो भैया, पाल घर की घटना तो 2-2.5 साल हो गए, क्यों नहीं लोग सुप्रीम कोर्ट अभी तक आए? लेकिन सत्ता बदली तो उनको लगा कि अब इस समय हो सकता है, तो वो आ गए। अपने प्राण बचे तो खेलना शुरू कर दिया, और जिस समय अपने ही प्राण संकट में हो, कि हनुमान चालीसा आप पढ़ने के लिए देशद्रोह लग जाए, तो कौन चालीसा पढ़ेगा? और जिस समय आप देशद्रोह नहीं लगेगा, सरकार बदल गई, वहां हनुमान चालीसा चल रहा, कोई ध्यान भी नहीं दे रहा, गली गली मोहल्ले मोहल्ले चल रहा। नहीं तो हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए भी समस्या थी। कंगना रनावत जैसे लोग बोल नहीं सकते थे। आप सोचो, रिपब्लिक भारत, अर्णब गोस्वामी का क्या करने की कोशिश करी उन्होंने? तो सत्ता तो सर सत्ता होती है, सत्ता जिस समय आती है, सत्ता का काम सिर्फ इतना है कि जो राष्ट्रवादी हैं उनका प्रोटेक्शन किया जाए, बाकी तो जनता खुद ही लड़ लेती है सब। और जनता को जब सपोर्ट मिलता है, आपको याद है जब पहले खींच खींच के गड्ढा वो बोरिंग की जाती थी, तो एक व्यक्ति खड़ा होता जो केवल हूं करता था, हुंकार। 10 लोग खींचते थे उसको, पंप को, और फिर वो छोड़ते थे। वो केवल एक आदमी हुंकार के लिए खड़ा होता था, कुछ नहीं करता था। वो हुंकार ही सत्ता होती है सर, करे करे चाहे ना करे, लेकिन उसकी हुंकार सब कुछ करवा देती। आपने एक टॉपिक दे दिया, और मुझे लगता है इस टॉपिक पे विनोद जी, दुबे जी के साथ बैठा जाए कि आखिर सत्ता क्या होती है, सत्ता की परिभाषा क्या होती है, और इन दिनों सत्ता में क्या कुछ बदला है, और जो परिलक्षित हो रहा है जमीन पर, क्यों आज गूंगे भी बोल रहे हैं, गूंगे भी अपने हक और हकूक की बात कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि नहीं भाई, हमें इतने दिन से प्रताड़ित किया गया था, हमारी बात कोई नहीं सोच रहा था। और इसका ये किस तरीके से दिखाई देता है, मैंने देखा अब लोग कलावा बांधने लगे हैं, अब लोग चंदन लगाने में हिचकिचाते नहीं है। मैंने देखा है कि अब त्रिपुंड लोग लगाते हैं, त्रिपुंड लोग लगाते थे मंदिर में, जैसी मंदिर से बाहर पहले धो लेते थे, अब त्रिपुंड लगाए लगाए घूमते हैं। तो अब ये स्टेटस जो बन रहा है, तो क्या ये नवजागरण है? क्या ये हिंदुत्व का नवजागरण है? इस मुद्दे पर मैं चाहता हूं कि दुबे जी आप किसी दिन समय दें, और मैं और विनोद जी अलग अलग इसका मायनों को, डायमेंशन को आपसे समझे। इसका एक छोटा इलस्ट्रेशन अभी लेके जाइए। असम, बंगाल में मेजोरिटी ज्यादा है कि असम में ज्यादा है? सर असम में ज्यादा है, लेकिन असम में इस समय क्या चल रहा है? सत्ता परिवर्तन हो गया तो और बंद हो रहे। हाँ, मैं वही कह रहा हूं कि सत्ता का कितना बड़ा रोल होता है, और समाज सामने आता है। और असम में विरोध नहीं हो रहा उस लेवल पर जो जैसा बंगाल में चल रहा, जबकि असम एक ऐसा राज्य था जिसमें घुसने के लिए लोगों को डर लगता था। बंगाल में एक बार लोगों को थोड़ा लिबरल दिखाई दे जाता था, लेकिन असम में तो बिल्कुल डर लगता था। आज असम देख लीजिए किधर जा रहा। ये सर शासन सत्ता का प्रभाव होता है। बिल्कुल सही। आपने तो आधे घंटे का टाइम दिया था, लेकिन मैं 47 मिनट खींच गया, 48 मिनट। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक दिन सत्ता पर भी बात करें, और आपसे मैं ये आग्रह करूंगा कि एक दिन और समय निकालें, और हम सत्ता पर बात करेंगे, उसके डायमेंशन पे बात करेंगे, क्या कुछ बदला है, और कैसे गूंगे भी अब अपने अपने हक की बात कर रहे हैं, तो ये जबान आई कहां से, इस पर बात करेंगे। साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना कि कैसे उनके प्रश्न आए, मैंने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन
एक नया ट्रेंड हमने अपनाया है, और वो ट्रेंड ये है कि अगर कोई यूट्यूब के बड़े चैनल, अच्छे चैनल हमारा इंटरव्यू करना चाहते हैं कुछ विषयों पर, तो मैंने सहजता से उनको स्वीकार किया है और उनसे सिर्फ एक आग्रह किया है कि उसकी एक कॉपी हमको दे दी जाए, ताकि हम भी उसको, हमारे जो दर्शक हैं या जो हमको फॉलो करते हैं या हमको सुनना चाहते हैं, वो भी उस विषय को सुने और उस विषय को समझें। बाकी आपके जो कमेंट आएंगे उनके आधार पर आगे की रणनीति तय होगी कि आखिर इस प्रकार के इंटरव्यू देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।